7 न्यूज के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिनसे मुलाकात हर कोई करना चाहता है। दरअसल संसद में वंचितों की आवाज के रूप में जब ये बोलते हैं तो पूरा देश इनको कान लगाकर सुनता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रामदास आठवले जी की, जो कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी हैं और केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के ये राज्य मंत्री हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार निशांत राय जी, नमस्कार। सर, मेरा पहला सवाल आपसे है कि सदन में लगातार किसानों के विधेयक को लेकर हंगामा चल रहा है और विपक्ष ने तो अब बाइकॉट करने की बात कही है। उनका कहना है कि जो 8 सांसद निलंबित हुए हैं, अगर उनका निलंबन वापस नहीं लिया जाता तो विपक्ष इस सत्र का ही बाइकॉट कर देगा। मुझे लगता है कि विपक्षी दलों को निर्णय क्या लेना है वो उनका अधिकार है, लेकिन जहाँ तक मतलब कल राज्यसभा में परसों जो कुछ हुआ वो मतलब संसद के इतिहास में पहली बार इसी तरह का राज्यसभा में दंगा मस्ती हुई। जो चेयर है वहाँ डेप्यूटी चेयरमैन बैठे थे, उनके ऊपर हमला करने की साजिश भी इन लोगों की थी और एकदम उनके आजू बाजू में जाकर उनको एकदम चक्र में अटकाने की कोशिश की थी। वो टेबल पर खड़े रहकर घोषणा दे रहे थे और जो नियम के जो किताब थे वो फाड़ रहे थे, फेंक रहे थे और पेपर मतलब फाड़ कर इधर उधर फेंक रहे थे। तो इतना दंगा मस्ती कभी भी राज्यसभा में हुआ नहीं। अगर उनका बिल का विरोध है तो विरोध करो, तुमको अधिकार है, सरकार की मेजॉरिटी है, सरकार अपना बिल पास करेगी। लेकिन इसी तरह का दंगा मस्ती करना जो है ये बात संसद के इतिहास में पहली बार हुआ है। इसीलिए आज मैं ओम बिरला जी को मैं मिला हूँ, प्रहलाद जोशी जी को मैंने एक पत्र दे दिया है, प्रधानमंत्री के कार्यालय में भी मैंने एक पत्र दे दिया है और कल मैं माननीय वेंकैया नायडू साहब को मैं मिलने वाला हूँ। उस पत्र में क्या है सर? उस पत्र में ये है कि भाई संसद में इसी तरह की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर इसी तरह की गड़बड़ी, चेयर को घेरने का काम, टेबल पर ये करने का काम, किताब फेंकने का काम, इसी तरह की दादागिरी करने वालों को अगर पहली बार ऐसा करते हैं तो उनको 1 साल तक उनको निलंबित करना चाहिए और दूसरी बार अगर ऐसा वो करेगा तो उनको पूरा जो उनका कार्यकाल है वो पूरा कार्यकाल में उनको सस्पेंड करना चाहिए। अगर ऐसा नियम हो जाता है, ऐसा कानून नहीं लेकिन जो संसद का नियम जो होता है, ये नियम में अगर मतलब ये ऐड हो जाता है तो मुझे लगता है कि या इसके लिए कानून भी बनने की आवश्यकता है। मतलब राष्ट्रपति के सिग्नेचर से जो कानून बनता है तो ऐसा कानून भी बनेगा तो कोई भी सांसद इतना धड़ल्ले नहीं करेगा। जिनको 5 साल नहीं रहना है, 6 साल नहीं रहना है वो ठीक है। तो जो भी कुछ भी हुआ, अगर उनको वेल में आकर खाली कुछ टाइम तक घोषणा देना ठीक है, लेकिन वो ज़्यादा टाइम घोषणा देना ठीक नहीं है। जब एक बार राज्यसभा में इसी तरह की 10 दिन, 12, 14 दिन तक रोज़ लोग वेल पर आते थे और कोई कामकाज होता नहीं था, तब मैंने चेयरमैन साहब को एक पत्र दे दिया था और मैंने हाउस में भी उठाया था कि 3 दिन तक अगर कोई इसी तरह की घोषणाबाजी करते हैं तो ठीक है, उनकी भावना, उनका आंदोलन है, लेकिन चौथे दिन अगर कोई भी वेल में आ जाएगा उसको तो सस्पेंड किया जाएगा पूरा संसद के कार्यकाल तक। इसी तरह का भी नियम एकाधा बनना चाहिए। रोज मतलब आकर आप हंगामा करते रहे। लेकिन आठवले जी, विपक्ष कहता है कि ये सरकार सुनती नहीं है, विपक्ष को कभी भी ये अपने साथ नहीं रखती है, ना उनसे किसी बात को बताना होता है, कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता है, सीधे तौर पर फैसले ले लिए जाते हैं। ऐसे में ऐसी सरकार से आखिर विपक्ष अपनी बात कहे तो कैसे कहे? नहीं, बात कहे तो तुमको हाउस में कहने का अधिकार है। अगर पहले हर विषय पर मीटिंग बुलाएगी तो ये हर बिल को विरोध करेगी, क्योंकि उनको मालूम है कि सरकार का विरोध करना है। तो इसीलिए जो सरकार का बिल बनता है, बिल के लिए कोई चर्चा होती नहीं। जब कांग्रेस की सरकार थी तब ऐसी चर्चा होती नहीं थी। कोई कॉमन इशू होता था तब सभी पार्टियों को बुलाते थे। और अभी हर सेशन के पहले माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में ऑल पार्टी की मीटिंग होती है और ऑल पार्टी की मीटिंग में संसद का कार्यकाल काम कैसा चलना चाहिए, क्या विषय लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसके बारे में सबको बोलने का मौका होता है। और इसीलिए मतलब ऑल पार्टी की मीटिंग में लोकसभा, राज्यसभा के लोग उसमें आते हैं और वहाँ प्रधानमंत्री मौजूद खुद रहते हैं। तो पूछने ने ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसे हर बिल के लिए विपक्षी दलों को पूछने की आदत भी नहीं है और ऐसा कोई मतलब कोई नियम भी नहीं है। तो इसलिए अगर किसानों का बिल आया है तो कांग्रेस के 2019 के मैनिफेस्टो में ऐसा बिल हमारी सरकार आएगी तो हम लाएंगे, किसानों का उत्पादन बढ़ाने की कोशिश हम करेंगे। इसी तरह का मतलब
राहुल गांधी जी की अध्यक्षता में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, उनके मैनिफेस्टो में वो है। अगर हम बिल ला रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी अगर किसानों के बलबूते पर अगर प्रधानमंत्री बने हैं तो क्यों वो किसानों के खिलाफ जाएंगे? क्योंकि किसानों को तो तकलीफ दे देंगे। तो ये बिल जो है किसानों की आमदनी बढ़ाने का बिल है। ये बिल जो है ये अगर कृषि उत्पन्न बाजार समिति में अगर कम रेट में आपको आपका जो माल देना पड़ता है, अगर कोई आदमी बाहर मंडी में भी बेचना चाहता है, उनको ज़्यादा पैसा अगर मिलना है या मिल सकता है तो वो मंडी में जाकर भी बेच सकता है और किधर जाकर भी बेच सकता है, फॉरेन में बेच सकता है। तो ये जो उसमें सहूलत दी है तो ये क्या मतलब बुरा काम है क्या? अगर किसान को मतलब जोड़ धंधा किसान ने करना चाहिए। माननीय शरद पवार जी जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने बोला था कि खाली जमीन से जो माल में मिलता है, उत्पादन मिलता है, उससे भी अगर ज़मीन में एक आधी फैक्ट्री का खड़ी हो जाएगी तो उससे डबल ट्रिपल उत्पादन मिलता है। तो इसीलिए किसानों ने साइड बिजनेस जो है छोटी मोटी वो करना चाहिए। इसके लिए सहूलत देने वाला ये बिल है। तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी कुछ भी बोलती होगी हमें विश्वास में नहीं ले लिया जाता है, ठीक नहीं है। और अगर उनको इस बिल में कोई सुधारना करने की भूमिका रखनी है, कुछ अमेंडमेंट करने का उनकी मांग है तो अमेंडमेंट सुझाव दे सकते हैं। वो सरकार आपके मतलब अनुमति से उसको स्वीकार भी दे सकती है। तो इसीलिए उनका कहना है कि भविष्य में एमएसपी को हटा दिया जाएगा और ये डर किसानों को सता रहा है क्योंकि सरकार ने कई बार इस तरीके के फैसले ले लिए हैं जो अचानक होते हैं। तो उन्हें लग रहा है कि इस विधेयक का जब कानून का रूप अख्तियार कर लेगा तो एक समय बाद एमएसपी को हटा दिया जाएगा। नहीं, मुझे लगता है कि एमएसपी को हटाने का विषय बिल्कुल नहीं है। एमएसपी को हटाने की भूमिका हमारी नहीं है, ये सरकार ने अनाउंस कर दिया है। तो नरेंद्र सिंह तोमर जी ने खास बताया है कि एमएसपी को हटाया नहीं जाएगा। तो क्यों ये मतलब इसी तरह का डाउट मन में रख रहे हैं? जब ऐसा निर्णय होगा तो आवाज़ उठाओ, लेकिन अगर ऐसा निर्णय हुआ नहीं है तो फिर आप क्यों इसी तरह का मन में शंका रखते हैं? तो इसीलिए मतलब उनके मन में जो भावनाएं हैं ये नरेंद्र मोदी जी और भी ज़्यादा पॉपुलर हो जाएंगे और नरेंद्र मोदी जी 2024 के चुनाव में 350 से ज़्यादा सीट लेकर वो मतलब प्रधानमंत्री बनेंगे। ये दुख इनको है। इसीलिए मतलब कोई भी अच्छा काम हम करते हैं तो उसको विरोध करने का काम इनका होता है। वो कहते हैं कि आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन अधिनियम जो लाया गया है, जो विधेयक लाया गया है, ये जमाखोरी को बढ़ावा दे देगा। नहीं, जमाखोरी को बढ़ावा नहीं देगा। मतलब इसमें अगर अभी बिल तो बन गया है, अगर ऐसा कोई आपको अनुभव आता है तो उसमें अमेंडमेंट करने का अधिकार भी तो सरकार को है। विपक्षी दलों को भी मतलब उसमें अमेंडमेंट करने की सूचना करने का अधिकार है। तो और भी अगर उसमें कोई इसी तरह का जमाखोरी का विषय अगर ज़्यादा हाईलाइट होगा तो मुझे लगता है कि इसमें अमेंडमेंट भी हो सकती है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अभी देखना है बिल पास होने के बाद, कानून बनने के बाद क्या होता है। जी, संसदीय की कानून की बात हो गई। सर, आपके पास भी जो सीधे तौर पर जो मंत्रालय है, बेहद अहम जिम्मेदारी है आपके पास सामाजिक न्याय की, और लगातार बीजेपी और एनडीए पे आरोप लगते रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार पर भी आरोप लगे हैं कि इनकी सरकार आने के बाद दलितों के साथ जो है अत्याचार बढ़ जाता है। मुझे लगता है कि इनकी सरकार आने के बाद दलितों पर अत्याचार नहीं बढ़ता है। तो सरकार कोई भी हो, दलितों पर अत्याचार सदियों से होते रहे हैं। जब तक जाति व्यवस्था है तब तक दलितों पर अत्याचार होते रहेंगे। और जब कांग्रेस की सरकारें थी तभी बेलची हुआ था, बहुत सारे अत्याचार यूपी में हुए थे, मध्य प्रदेश में हुए थे, सभी राज्यों में हुए थे, महाराष्ट्र में हुए थे। तो दलित अत्याचार का मेरा मानना ये है कि इसको पॉलिटिकलाइज नहीं करना चाहिए, एक सोशल एंगल से इनको देखना चाहिए। और आज दलित पर अत्याचार होने का कारण ये है कि दलित लड़के जो पढ़ाई करते हैं, आईपीएस आईएएस के एग्ज़ाम देते हैं, इंजीनियर बनते हैं, एडवोकेट बनते हैं, वकील मतलब इंजीनियर बनते हैं, प्रोफेसर बनते हैं, टीचर बनते हैं, अनेक क्षेत्र में वैमानिक बनते हैं। तो हर क्षेत्र में आज दलित समुदाय के लोग दिखाई देते हैं। तो जब वो गांव में जाते हैं तो गांव में बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं, बहुत ताट मान करके आगे गांव से चलते हैं। गांव वाले उनके माँ बाप ज़्यादा जो थे हमारे, वो गांव के लोगों के सामने झुकते थे, ऐसा झुक कर नमस्कार करते थे, जो हर माँ बाप करते थे। लेकिन हम लोग जब गांव में जाते हैं तब हम ऐसा नहीं करते हैं। अगर सामने जो कोई पाटिल या देशमुख का कोई भी आदमी आएगा तो हम उनको नमस्कार करेंगे, हाथ दिखाएंगे, लेकिन ऐसा तुम उनके सामने से मान झुका कर
नहीं चले गए। तो दलित पर अत्याचार होने का कारण ये है कि आज दलित इंटरकास्ट मैरिज करने की संख्या बढ़ रही है। हर साल में कम से कम 1 लाख 1.25 लाख से ज़्यादा इंटरकास्ट मैरिज होती है। और दलित आज अच्छे कपड़े पहनते हैं, दलित आज अच्छी नौकरी कर रहे हैं, दलित आज बिजनेस में भी आ रहे हैं। तो ये गांव के कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए वो लोग हमारे ऊपर अत्याचार करते हैं। तो आपका सवाल जो है कि बीजेपी की सरकार आएगी, एनडीए की सरकार आती है तब अत्याचार बढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस की सरकार में भी अत्याचार बढ़े हैं। हर साल में 60, 62, 64 हज़ार केसेस हर साल में होती है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इसको पॉलिटिकलाइज ना करना चाहिए। तो अत्याचार हटाने के लिए, कम करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बताया था कि समाज में समानता होनी चाहिए। जो आपस में जो मतभेद की भावना है उसको निकालना चाहिए। दलित लोग आपको आलिंगन देने के लिए तैयार है, आपने उनके हाथ में हाथ मिलाना चाहिए, उनके साथ दोस्ती करनी चाहिए। तो आज बहुत सारे शहरों में बहुत सारा चेंज हुआ है। बहुत सारे लोग एक दूसरे के घर जाते खाना खाते हैं। तो शहरों में कोई अनटचेबिलिटी या ऐसा कुछ नहीं दिखता है। लेकिन कुछ गाँवों में इसी तरह की भावना आ जाए। मंदिर में अगर कोई जाएगा तो उनको मंदिर में नहीं जाने देते, गाँव के मंदिर में, बड़े बड़े मंदिर में जहाँ भी जाना है वहाँ तो उनको प्रवेश है। तो इसी तरह मतलब ऐसी दलित समाज में प्रगति होने से पहले ऐसा था कि लोग अन्याय कुछ भी हुआ तो भी पुलिस थाने नहीं जाते थे। आज कोई अरे बोलेगा तो ये कोई गाली देगा तो उसको दूसरी गाली देने का भी काम हमारा लड़का करता है। और आज फौरन पुलिस थाने में जाते हैं। बहुत सारे गाँवों में बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती की रैली निकालने का परमिशन पुलिस थाने से लाते हैं, लेकिन गांव वाले उसका विरोध करते हैं। फिर भी मतलब हमारे लोग जाकर एसएसपी को मिलते हैं, उनसे बंदोबस्त लेकर आते हैं, गांव से रैली निकालते हैं, बोलते हैं कि गांव का रास्ता आपका भी हमारा भी है, हमें भी गांव के रास्ते से बाबा साहब की जुलूस निकालने का अधिकार है। तो इसी तरह मुझे लगता है कि हमारे लोग आज बहुत बड़े इनलाइटन हो गए हैं। और सरकार कोई भी अत्याचार होते हैं तो जातीय व्यवस्था को खत्म करना चाहिए। जातीय व्यवस्था को खत्म करेंगे तो अत्याचार नहीं होंगे। सर, जातीय व्यवस्था को खत्म करने की आपने बात कही है, लेकिन जब भी चुनाव आते हैं खासकर बिहार में तो आरक्षण का जिक्र जरूर हो जाता है। और अब बात चल रही है कि आरक्षण में आरक्षण हो, खासकर उन लोगों को जिनको आज तक लाभ नहीं मिला है। इसको किस तरीके से देखते हैं? मुझे लगता है कि आरक्षण में आरक्षण ये इसलिए मतलब लोग विचार कर रहे हैं कि कुछ जातियों को इसका ज़्यादा फायदा होता है और नीचे की जातियाँ उनको ज़्यादा फायदा होता नहीं। जिस तरह ओबीसी है तो ओबीसी को मतलब 27% रिजर्वेशन है। तो हमारा मंत्रालय इसके बारे में भी सोच रहा है कि कैटेगराइजेशन के बारे में, जो हर जाति में 3 कैटेगरी का करके अगर उसमें मतलब रिजर्वेशन बांटा जाता है तो हर जाति को उसका फायदा होगा। उसी तरह शेड्यूल कास्ट में भी ये बात चल रही है कि भाई यहाँ नीचे के जो दूसरी जातियाँ है, जिस तरह हमारे ऑल इंडिया में जो अम्बेडकर जातियाँ है उन्होंने शिक्षा में बहुत सारी प्रगति की है और उसके कारण उनको ज़्यादा नौकरियाँ मिलती है। उसकी दूसरी जातियाँ जो उनको ज़्यादा नौकरी मिलती नहीं है क्योंकि शिक्षा में वो ज़्यादा प्रगतिशील नहीं है। तो सरकार के तरफ से ये कोशिश होनी चाहिए कि भाई उनको एजुकेशन अच्छा मिले, उनको अच्छा स्कूल में मतलब उनको भर्ती किया जाए और उनके समाज से भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेन स्ट्रीम में आना चाहिए, मेरिट में आना चाहिए। अगर मेरिट में आएंगे नहीं तो फिर उनका नंबर लगेगा नहीं। तो आज कुछ जातियों को इसका फ़ायदा ज़्यादा होता है, तो उन लोगों को शिक्षा में प्रगति कराने का मौका देना चाहिए, उसी तरह की योजना बनानी चाहिए। तो उसी तरह की योजना भी हमारे मंत्रालय के माध्यम से हमने ज़रूर कोशिश कर रहे हैं कि जो नीचे की जातियाँ है शेड्यूल कास्ट में उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। जो अपने घुमांदू का कम्युनिटीज़ है जो ओबीसी में आती है तो वो मतलब शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से भी उनकी स्थिति बहुत बदतर होती है। इस गांव से उस गांव, उस गांव से उस गांव, बच्चों की शिक्षा होती नहीं, मकान नहीं होता है और ऐसा ही मतलब कच्चा मकान डालकर गांव में 8-10 दिन रहते हैं, फिर दूसरे गांव में जाते हैं। तो उनकी स्थिति बहुत बड़ी गंभीर है। तो उनको जब मैं एमपी था तब मैंने मांग किया था कि जिस तरह शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब को पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिलता है उसी तरह ये जातियों को भी मिलना चाहिए। कुछ सीटें उनके जमात के कुछ लोग यहाँ चुनकर आना चाहिए तो यहाँ आवाज़ उठा सकते हैं। तो इसलिए मतलब ठीक बात है। तो इसलिए सभी जातियों को फ़ायदा मिलना चाहिए, ये बात सही है। और जब बिहार का चुनाव आता है तब रिजर्वेशन की चर्चा होती रहती है।
लेकिन रिजर्वेशन का फ़ायदा सबको मिलना चाहिए। और मतलब निशान जी, मैंने बहुत बार ये मांग किया था कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी इनके आरक्षण को धक्का ना लगाकर, इनका आरक्षण 49.5% है, 15% शेड्यूल कास्ट का है, 7.5% शेड्यूल ट्राइब का है, 27% ओबीसी का है, तो ओबीसी का परसेंटेज 52% है। अभी वो इतना आंकड़ा ठीक नहीं, लेकिन ऐसा अंदाजन बोलते हैं। अभी जब 2021 की जनगणना होगी तब अगर इसी तरह का निर्णय होता है कि ओबीसी का, या मेरा तो मानना है कि सभी जाति का जो सेंसस है, जनगणना है, ये जाति के आधार पर होनी चाहिए, ताकि हर जाति का परसेंटेज कितना ये मालूम हो जाएगा। और जाति के आधार पर सेंसस होने से जातिवाद बढ़ेगा, ये मत से मैं समझ नहीं हूँ। गांव गांव में सब लोग जानते हैं कि भाई ये गली किसकी है, वो गली किसकी है, वो गली किसकी है। तो खाली सेंसस रिकॉर्ड में होने से जाति व्यवस्था बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, लेकिन ये बढ़ेगी। इसीलिए हम जातिवाद नहीं मानते, इसीलिए सरकार ने पहले से इसका जाति के आधार पर सेंसस नहीं किया है। खाली शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब का सेंसस जाति के आधार पर होता है। तो मुझे लगता है कि अगला 2021 का सेंसस है वो ऐसा होना चाहिए। तो मैं बताने जा रहा था अपने निशान जी की, मतलब शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन 15 + 7.5 + 27 इज इक्वल टू 49.5%। और इनकी आबादी कितनी है, तो इतनी आबादी है 50%, मतलब अभी 16.4% जो आबादी है ये शेड्यूल कास्ट की है, और 8% 6% आबादी शेड्यूल ट्राइब की है। ये दोनों मिलाकर 25% हो गए, और ओबीसी का परसेंटेज 52% है। तो ये दोनों तीनों मिलाकर हो गए 77% हो गए। तो 77% लोगों के लिए 49.5% रिजर्वेशन है, और जिनका पॉपुलेशन 23% है, जो सवर्ण समाज के लोग, उच्च वर्णीय लोग हैं, वो उनको मतलब 50.5% सीटें अभी भी मिलती है। मतलब जिनका पॉपुलेशन 23% है उनको इतनी जगह अभी भी मिलती है। और मैं मांग कर रहा था कि हमारे आरक्षण को धक्का ना लगाकर, सवर्ण समाज में भी सभी लोग अमीर नहीं है। हमारे महाराष्ट्र में मराठा समाज के आरक्षण की मांग हो रही है। मराठा समाज सत्ता में भी है, मुख्यमंत्री उनके बने। लेकिन सर, देश में एक विवाद होता है हमेशा, तमाम लोग कहते हैं कि आरक्षण को खत्म करना चाहिए, और आरोप भी लगे हैं। हमें याद, पिछले अगर बिहार चुनाव में जाएं तो उस समय जो महागठबंधन था उसने एक मुद्दा बनाया था कि एनडीए भविष्य में आरक्षण को खत्म कर सकती है। नहीं, मुझे लगता है कि जब जब आरक्षण का विषय आता है तब बीजेपी की तरफ से उसका पूरा समर्थन किया जाता है। जब अमित शाह जी पार्टी के अध्यक्ष थे, तब जब रिजर्वेशन का मुद्दा आया तब उन्होंने रिजर्वेशन का पूरा सपोर्ट करने की भूमिका ले ली है। तो बीजेपी पर वो मतलब बिना मतलब का ये आरोप है। और जिस तरह नरेंद्र मोदी जी ने जब एनडीए के नेतृत्व पद पर इनका चयन हुआ तब उन्होंने संविधान को माथा टेका था। आज तक किसी प्रधानमंत्री ने संविधान को माथा टेका नहीं है, और हमेशा दलितों की बात उन्होंने की है, बाबा साहब की बात की है, संविधान की बात की है। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये बीजेपी पर बिल्कुल गलत आरोप है कि भाई बीजेपी आरक्षण हटाएगी, और फौरन बीजेपी का स्टेटमेंट आता है कि हम आरक्षण का सपोर्ट करते हैं। आरएसएस का स्टेटमेंट आता है कि भाई हम रिजर्वेशन का समर्थन करते हैं। तो कभी कभी ये बात निकलती है कि आर्थिक निकष पर आरक्षण दे दो। इसका कारण ये है कि दूसरे समाज में भी इकोनॉमिकली बैकवर्ड की संख्या बड़ी है। जिस तरह मैं मराठा समाज का बोल रहा था, मराठा समाज में कम से कम 60-65% जो मराठा है, ये मराठा इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। 30-35% मराठा ये जमींदार है, उद्योगपति है, मंत्री है, मुख्यमंत्री है। तो ऐसा वो है, सब सत्ता में है। तो इसीलिए मैं मांग कर रहा था कि हमारा आरक्षण छोड़कर बाकी के सभी लोगों को आरक्षण दीजिए। और अभी नरेंद्र मोदी सरकार ने निर्णय लिया है कि 10% आरक्षण जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड सवर्ण समाज में है उनको 10% आरक्षण देने का निर्णय हुआ है। तो मुझे लगता है कि अभी 60% आरक्षण है। तो आरक्षण के मुद्दे पर सरकार हमारे साथ है, दलितों के साथ है, आदिवासियों के साथ है, और इसीलिए कोई भी आरोप करेंगे तो उनमें कोई तथ्य नहीं है। आरक्षण के मुद्दे पर सरकार वंचितों के साथ है,
लेकिन अब बात की जाएगी महाराष्ट्र की, क्योंकि महाराष्ट्र में बॉलीवुड की जिस तरीके से अब सियासत शुरू हो गई है बॉलीवुड को लेकर, एक तरफ बॉलीवुड से आए हुए तमाम जो नेता बन चुके हैं अभिनेता, वो महाराष्ट्र पर तरह तरह के निशाने साध रहे हैं, तो एक तरफ कुछ अभिनेता जो नेता बने हैं वो भी